हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त अपनी यूनिट पूरी हो चुकी थी। कौन सी यूनिट पूरी हो चुकी थी? प्रोटेक्शन यूनिट नंबर 5 पूरी हो चुकी थी स्टूडेंट, जिसका नाम आपने रखा था एल्कोहल आया था, इथर आया था, कार्बोक्सिलिक एसिड आया था। मैंने प्रोटेक्शन करवा दी। आज अपन क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? आज अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट यूनिट नंबर आपके फर्स्ट है शायद या फिफ्थ है, देख लेना। केमिकल बायोलॉजी की यूनिट है, इसमें बायोलॉजी पोर्शन मिलेगा आपको, ठीक है, और थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा। तो स्टेट इंपॉर्टेंट यूनिट है। पेपर नंबर आपके थर्ड है केमिकल बायोलॉजी, ठीक है, सॉरी पेपर नंबर सेकंड है ये केमिकल बायोलॉजी का सेकंड। और सेकंड पेपर, थर्ड पेपर तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, फोर्थ पेपर आपकी कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है। तो अपन फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर एमएससी फाइनल का पढ़ रहे हैं अपन केमिस्ट्री से। तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन ये यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन बेसिक होता है, जैसे अपनी सेल वाली यूनिट जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो पढ़ के आए हैं। और सेल तो वैसे ही 9th क्लास में आ जाता है। तो सेल के अपन क्या करेंगे, इसमें सेल क्या है, किस प्रकार की कवरिंग होती है, उसके अंदर क्या क्या पदार्थ होते हैं, उनका अपन डिटेल पढ़ेंगे और उसका विवरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेल क्या होती है स्टूडेंट? सेल ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं। कोई सेल बनाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बन के बनाते हैं। दूसरी बात, ये पूर्ववर्ती कोशिका से मिलती है या रिपीटिंग यूनिट होती है। रिपीट यूनिट हो के एक सेल का निर्माण करती है। तीसरी बात क्या है स्टूडेंट? सेल में रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म की क्षमता होती है। वो रिप्रोडक्टिव भी अपने आप करती है और मेटाबॉलिज्म भी करती है, जिसके कारण वो बनती रहती है, ठीक है। तो सेल इस प्रकार से है, या मेनली कहे तो सेल किसी भी अपने बॉडी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखिए स्टूडेंट, बायोलॉजिकल सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये मान लीजिए, ये लिख लीजिए बायोलॉजिकल सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर देखिए ई सेल ऑन मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। प्रत्येक सेल का एक खुद का मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन सिस्टम में होता है। दूसरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिखिए सेल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। तो ये सेल का डायग्राम स्टूडेंट आपको थोड़ा माइंड के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये सेल का डायग्राम है। जरूर नहीं आप ऐसे ही बनाए, आप ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दर्शाने के लिए बनाया है। इसमें देखिए स्टूडेंट, कोई भी सेल होता है उसका एक रिमोट होता है, यानी सेल को नियंत्रित करने के लिए कोई चीज चाहिए। तो चीज चाहिए, उसे क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियस चाहिए। रिमोट क्या आ गया है सेल का। उसके बाद एक न्यूक्लियस है, उसके बाद गुणसूत्र भी बनते हैं अपने, वो अपन पढ़ के आए हैं। उसमें होता है न्यूक्लियोलस, जिसे केंद्रिका कहते हैं। उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस होते हैं, ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। तो ये अपन इसका भारी रूप देखेंगे स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, ये कोई भी सेल है मेरे सामने, ये वेसिकल है जो अपशिष्ट निकालती है, सबको पड़ा है अपशिष्ट वाला है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये सेल है, ये यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है। ये बीच में क्या है स्टूडेंट? ये बाहर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियोलस होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। और इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, आपने पढ़ा है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे अपन। इसके बाहर क्या है स्टूडेंट? ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर और ईआर दो प्रकार की होती है। स्मूथ, ठीक है, स्मूथ, इस पे राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है, खुरदरी होती है, और एक इस पे एंडोप्लाज्मिक पे लगे होते हैं राइबोसोम। आरईआर और एसईआर होती है ना, यहाँ पर होता है पोर। इसके बाहर जो सेल है, कवर है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो झिल्ली है उस पर पोर लगे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, जिससे वो आयन आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर अपन इसकी स्ट्रक्चर बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्रिस्टी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एफ नोड कण होते हैं, इसमें एटीएस सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ऐसा वगैरह। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, जबकि आपके सेल वॉल होती है उनमें प्लांट में पाई जाती है, ये याद रखिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल सेल है, ये लीजिए आपके सामने, उतार लीजिए।
इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट की। सेल मेम्ब्रेन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को लेते हुए अपन अलग अलग यूनिट की बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आ गई, और फिर इसके बाद न्यूक्लियस आ गया। इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहले ये उतार लीजिए, अब इसके बाद हेडिंग डाली सेल मेम्ब्रेन। हाँ तो गाइस इसके बाद में देखिए अपन क्या लिखना है। अब मैंने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली। सेल मेम्ब्रेन में अब अपन फर्स्ट टॉपिक डालते हैं, हेडिंग डालते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल और मेम्ब्रेन यानी सेल की मेम्ब्रेन जो किसी भी सेल के न्यूक्लियस को बचाए, चारों ओर का आवरण बाउंड्री जो न्यूक्लियस को बचाती है हानिकारक आयनों से और सेमी परमेएबल होती है। इस पे पोर्स भी होते हैं। मेनली ये किससे बनती है स्टूडेंट, आपके जो न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और जो डेवलप ऊपर क्या क्या निर्माण करता है, आपके सेल की बाउंड्री निर्माण करता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, सेल बाउंड्री बन गई, न्यूक्लियस के द्वारा बनी है, केंद्रिका के द्वारा बनी है। अब देखिए स्टूडेंट इसके अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दोनों नाम से आ सकती है। सेल में 3 बाउंड्री होती है, आउटर, मिडल और सबसे लास्ट वाला इनर, मिडल और आउटर। इस प्रकार से कोई पॉलीसेकेराइड की बनी है, कोई प्रोटीन ही है, इसमें पेप्टाइड भी है। इस प्रकार से इसमें स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन में अपन मॉडल पढ़ के आए हैं। तो उस मॉडल में क्या होता था स्टूडेंट, पोलर और नॉन पोलर पार्ट होता था। पोलर पार्ट ऊपर की ओर होता है और नॉन पोलर पार्ट नीचे की ओर होता है। जो पोलर तथा नॉन पोलर पार्ट है, जो पोलर तथा नॉन पोलर पार्ट है, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो दोनों मिलकर फॉस्फोलिपिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेल बाउंड्री है। सेल बाउंड्री है जो उसकी थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम है। दूसरी बात थिकनेस 7 to 700 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 होता है। कितना होता है वो, 10 की पावर माइनस 8 होता है, 9 होता है। देख लेना, शायद मेरे हिसाब से आपके 7 मिलेगा या 9 मिलेगा, 8 मिलना चाहिए, 9 होता है, शायद 9 होता है, मीटर होता है। देख लेना। फॉर्मेशन है साइटोप्लाज्म के इंग्रेडिएंट्स करते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब जैसे अपन कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाले चाहिए ना तड़का लगाने के लिए, जैसे मसाले गिर देते हैं, जीरा चाहिए, हल्दी चाहिए। उसी प्रकार से कोई भी सेल है उसमें अगर बाउंड्री का फॉर्मेशन करना है या उसमें प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करना है तो उसे अपनों क्या चाहिए, जो पूरे सेल है वो मिलकर एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं, जिससे सेल प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं अपन। इनर लेयर 20 एंगस्ट्रॉम ऑफ प्रोटीन। इनर लेयर होती है, उसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम है और वो प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड ही तो बनाते हैं। बहुत सारे जो न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड बहुत सारे एमिनो एसिड्स है वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड्स या बहुत सारे जो एमिनो ग्रुप है वो बनाते हैं। आउटसाइड की ओर पोलर है, आउटसाइड पोलर होती है, मैं बता चुका हूँ। 20 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की ये बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड में बता चुका हूँ बहुत सारे पेप्टाइड, और पेप्टाइड में एक तो आपके अमीनो एसिड में CH ग्रुप मिलता है और एक NH ग्रुप मिलता है। मिडल लेयर होती है इसकी 35 एंगस्ट्रॉम की, और इसमें फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल शामिल है। कोलेस्ट्रॉल की संरचना में बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। कोलेस्ट्रॉल में आपके डिल सेल्युलर हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें 3 स्टेरॉइड एक प्रकार का, तो 3 रिंगे होती हैं, जिसमें से 2 रिंग तो होती है, 3 रिंग होती है 6 मेंबर की, एक रिंग होती है 5 मेंबर की। जो 5 मेंबर की रिंग है उसके 20 नंबर कार्बन से 8 कार्बन की चेन निकलती है, उसमें लगा होता है, और 4 नंबर कार्बन पे आपके OH ग्रुप लगा होता है। स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो ये है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ कैसे बताया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो बाहर की लेयर होगी, ये जो मैं इसे इनर लेयर बोल रहा हूँ, ये इनर लेयर होगी। इनर लेयर है स्टूडेंट में इसका 20 एंगस्ट्रॉम बता चुका हूँ, 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन की बनी है। इसके अंदर आ जाइए आप, जैसे अंदर जाएंगे तो आपके पास मिडल लेयर आ जाएगी। मिडल लेयर है, उसमें आपके पीछे मैंने बता चुका हूँ आपको
पी से यहाँ पर पोलर ग्रुप है, नॉन, और एनपी, एनपी क्या है स्टूडेंट आपके नॉन पोलर ग्रुप। पोलर प्लस नॉन पोलर भाग वो क्या बनाता है, फॉस्फोलिपिड। क्या बनाता है मेरे दोस्त, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बनाता है। ठीक है, तो ये नीचे वाली 20 एंगस्ट्रॉम ऑफ पॉलीसैकेराइड है। तो इस प्रकार से ये आपके जो है ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस प्रकार से। तो एक बात और लिख लीजिए इसमें अच्छी सी, एक बात और लिख लीजिए जो जरूरी है स्टूडेंट, मैं मानता हूँ लिखाने जरूरी है। इसमें लिखिए स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें लिपिड प्रोटीन कंपोनेंट का ओरिजिन एंड नेचर में मेम्ब्रेन में चार्ज और मेम्ब्रेन के चारों ओर मॉलिक्यूल की स्टडी की जाती है। यानी सेल मेम्ब्रेन में अपन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के मूवमेंट है या मॉलिक्यूल या मेम्ब्रेन की मूवमेंट की स्टडी करते हैं, उसमें चार्ज स्टडी करते हैं और फोर्स, इन सभी की स्टडी करते हैं। यानी द्रव्य आ रहा है बाहर जा रहा है, तो इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन का कार्य है। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस। एक भाग और लिख लीजिए न्यूक्लियस बता देता हूँ, ठीक है। और न्यूक्लियस लिख लीजिए, और न्यूक्लियस के बाद में अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन पढ़ेंगे ER, और इसके बाद में राइबोसोम, सेल के सभी पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद में सेंट्रियोल, और इसके बाद में लाइसोसोम, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद में सिस्टोल, ये पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन है, ये इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो इसके बाद में आप लिख लीजिए न्यूक्लियस। आज इतना ही लेक्चर लिखेंगे, न्यूक्लियस लिख लीजिए। हाँ तो बस अब देखिए न्यूक्लियस में बात करूं तो स्टूडेंट, न्यूक्लियस रिमोट कंट्रोल मैंने बताया था। कोई भी सेल होता है स्टूडेंट, उस सेल का जो रिमोट कंट्रोल है या जो माइंड है जिसका रिमोट कंट्रोल आता है, जो पूरी की पूरी सेल में जो भी ऑर्गेनिज्म को चलाता है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में स्टूडेंट आपके न्यूक्लियोलस होती है, जो साइटोप्लाज्म होता है उस प्रकार से होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट, धीरे धीरे धागेनुमा संरचना बनाने लगता है, जिससे क्रोमेटिन बनते हैं, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने से क्रोमोसोम बनते हैं। ये आपके बायोलॉजी की बात है। क्रोमोसोम बनते हैं और क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और जो डीएनए होता है, डीएनए क्रोमोसोम क्या बनाते हैं, जीन से डीएनए, और जो डीएनए होता है इसमें विभिन्न प्रकार की फॉर्मेशन होती है जो जीन का निर्माण करती है, और स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक के लिए कार्य करता है। इसमें यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस क्या बनाए, क्रोमेटिन क्या बनाया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है। क्रोमोसोम क्या बनाते हैं स्टूडेंट, क्रोमोसोम बनाते हैं डीएनए में जीन में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से लगे होते हैं। डीएनए संरचना पढ़ी है उन्होंने, ठीक है, जिसमें प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स आते थे, ये 4 होते थे स्टूडेंट। ATG होता था, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन होता था, ठीक है। तो ये देखिए ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है। पहली बात तो ये साइटोप्लाज्म के द्वारा सेपरेट रहती है। दूसरी बात ये एक लेयर, उसके अंदर एक लेयर, इनके बीच में फ्लूइड भरा है तो वो साइटोप्लाज्म भरा है, और इनके जो लेयर होते हैं इन पर पोर्स बन जाते हैं। यानी साइटोप्लाज्म होता है, जब ये मिलते हैं ना दोनों तो पोर्स बन जाते हैं। तो ये पोर्स क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई मटेरियल बाहर से मिला सेल को तो ये ऐसे पोर्स बने हुए हैं, एक ये इनके बीच में पोर्स है। बाहर से आई मटेरियल या तो साइटोप्लाज्म में गए या न्यूक्लियस को दे दिए गए, इस प्रकार से। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, न्यूक्लियस सेल हेवीएस्ट कंपोनेंट, दूसरी बात सेल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म द्वारा सेपरेट रहती है, मैं बता चुका हूँ 2 चक्र है इस प्रकार से, एक चक्र ये रहा, इसके बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, सेपरेट रहती है। जो सेपरेट रहती है उसे पेरी न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। ये क्रिस्टल्स है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो होती है 150 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है।
इसके बाद में देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पोर्स बन जाते हैं, मैंने बताया था। सेल वॉल डायमीटर से बिगर होते हैं, सेल वॉल की डायमीटर से न्यूक्लियस में बिगर पोर्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यही बता रहा हूं मैं, 150 मीटर यहाँ दोनों है या बीच में न्यूक्लियस है। आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगी हुई होती है और इस पर राइबोसोम होते हैं। यहाँ पर आउट प्लस इनर है, आउट प्लस इनर है, पोर्स का निर्माण करती है। पोर्स से क्या होते हैं, मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आउटर मेम्ब्रेन है, ER के साथ लगी हुई, न्यूक्लियोलस बनाएगी। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, RNA पड़े होते हैं, वो भी ग्रेन्युलर फॉर्म में यानी ग्रेन्युलर आकार के। अब ये धागे समान संरचना बनाती है डिवीजन होकर, और डिवीजन होकर लास्ट में क्रोमोसोम बनता है और इसके बाद में DNA बनता है। ठीक है स्टूडेंट, DNA बनता है और DNA में क्या होती है, जीन के लाइफ संरचना होती है। अब इसके बाद में एक बात और लिखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियस का, एक बात लिखिए, न्यूक्लियस का जो पोर्शन है यहाँ, न्यूक्लियस का संगठन भी ले सकते हैं, कंपोजिशन भी कह सकते हैं, किस किस प्रकार से बना है ये लिख लीजिए, फिर ये न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा। दो दो करके चलेंगे स्टूडेंट, ये आपके 5 नंबर में आएगा तो आपको सभी लिखे आए। तो यहाँ पर दो दो लिख देता हूँ मैं आपको। देखिए स्टूडेंट न्यूक्लियस में है प्रोटीन, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटीन है, वो कितनी मात्रा में स्टूडेंट, जो प्रोटीन है न्यूक्लियस में वो आपके स्टूडेंट, न्यूक्लियस में प्रोटीन है वो आपके 15% प्रोटीन है, लगभग है ऑफ द सेल का 15% प्रोटीन न्यूक्लियस में। ठीक है, RNA है इसमें 30%। RNA प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसको, वैसे तो राइबोसोम कहते हैं लेकिन राइबोसोम तो RNA में आता है। विच 20% न्यूक्लियोलस एंड 10% क्रोमोसोम। 30% होता है, 20% तो न्यूक्लियोलस को देता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंड 20% एंड 10% किसको देता है, 10% देता है क्रोमोसोम को, 10% क्रोमोसोम एंड DNA। इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर चीजें ये होती है, उसके RNA न्यूक्लियस से मिलेगा। कोई पूछ रहा है आपको RNA कहाँ है, सेल में, अरे सेल में कहाँ है, सेल में कुछ जगह होती होगी, तो ये RNA यहाँ पर है, DNA यहाँ पर है, सारी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में RNA 30% है और इसमें क्या है 15% ऑफ सेल का प्रोटीन कौन बनाता है, न्यूक्लियस प्रोटीन होता है। इसमें 30% में से 20% तो दे दिया केंद्रिका को और 10% किसके से आया, क्रोमोसोम और DNA। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके न्यूक्लियस। इसके बाद न्यूक्लियोलस की बात हो गई इसमें, ठीक है, इसमें आ गया। अब इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अपन ER, माइटोकॉन्ड्रिया और ER, और अगले लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट इस प्रकार से थोड़े थोड़े करके करेंगे अपन ये। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बताइए लेक्चर कैसा लगा। ओके गाइस, बाय स्टूडेंट।